बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां से कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं रायपुर में 2 जॉइंट कमिश्नर की तैनाती संभव है। इधर अंबिकापुर में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही राजनांदगांव में कथित धर्मांतरण के मामले में आश्रम से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तो रायगढ़ में स्क्रैप कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की पूरी खबर आपके शहर आपके रिपोर्टर में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जानकारी दे रहा है आपका रिपोर्टर कि आपके शहर में क्या हुआ है, आपके प्रदेश में आज क्या क्या हुआ, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये नए साल में साय सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी, जो सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और राजस्व से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद कई बड़े निर्णयों को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इससे संबंधित समस्त अनुषंगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया है। सरकार का उद्देश्य नई आबकारी नीति के माध्यम से राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इसके अलावा बैठक में शैक्षणिक संस्थान को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू होने वाला है और ऐसी जानकारी है कि इस कमिश्नरी सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए इसका क्षेत्र व्यापक किया जा रहा है, वृहद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने जा रहा है। सरकार की मंशा इसे केवल नगर तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रायपुर शहर के साथ नवा रायपुर, अटल नगर और औद्योगिक इलाके भी कमिश्नरी सिस्टम में शामिल किए जा रहे हैं। कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था से जुड़े अहम अधिकार मिलेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी। अगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पुलिसिंग व्यवस्था रखी जाती तो पुलिस बल की कमी के साथ साथ सरकार पर 50 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ता। बहरहाल आधिकारिक ड्राफ्ट का इंतजार है, जब सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर कमिश्नरी सिस्टम कैसे होगा, कहां तक का क्षेत्र होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये जानकारी आ रही है कि कमिश्नरी सिस्टम का दायरा बढ़ाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक ड्राफ्ट में क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है और इस सिस्टम के लागू होने से कितना पुलिस महकमा मजबूत होता है। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए ये एक अहम खबर है, जहां छत्तीसगढ़ शिक्षा संचालनालय ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा संचालनालय ने कक्षा 5वीं और 8वीं का सालाना परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी। शेड्यूल के मुताबिक क्लास 5 की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी, जबकि क्लास 8वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। हालांकि सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि छात्र समय पर अपना सिलेबस पूरा कर लें और परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर लें। जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 5वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। वहीं क्लास 8वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। अंक की बात करें तो क्लास 5वीं की परीक्षा कुल 50 नंबर की होगी, जिसमें 40 नंबर का लिखित एग्जाम और 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी छात्रों को सेंट्रलाइज परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। सरगुजा के उदयपुर इलाके में कोल खदान के लिए लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है और कांग्रेस के आदिवासी विंग ने इसका विरोध किया है और जमकर प्रदर्शन भी हुआ है। हसदेव और अरेरे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर इलाके में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ग्राम सभा को दरकिनार कर कोल खदान शुरू की जा रही है और खदान के विस्तार के नाम पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस आदिवासी विंग ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जो लोग जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। फिलहाल क्षेत्र में शांति की स्थिति है। इलाके में लंबे समय से कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध चल रहा है और ये विरोध कई सालों से चल रहा है, लेकिन लगातार अलग अलग संगठन इस इलाके में आकर विरोध कर रहे हैं और बदस्तूर पेड़ों की कटाई फिलहाल जारी है। पहले जिले में क्राइम मीटिंग ली थी और क्राइम मीटिंग के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रायगढ़ जिले के अलग अलग कबाड़ियों के ठिकाने पर पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ में पुलिस ने आज सुबह से ही कबाड़ियों के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में जुटमिल थाना क्षेत्र के नाजिम कबाड़ी के यार्ड पर विशेष फोकस रखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यार्ड में रखे अवैध और संदिग्ध कबाड़ सामान की बारीकी से जांच की।
रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल ने कुछ दिन पहले जिले में क्राइम मीटिंग ली थी और क्राइम मीटिंग के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रायगढ़ जिले के अलग अलग कबाड़ियों के ठिकाने पर पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ में पुलिस ने आज सुबह से ही कबाड़ियों के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में जुटमिल थाना क्षेत्र के नाजिम कबाड़ी के यार्ड पर विशेष फोकस रखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यार्ड में रखे अवैध और संदिग्ध कबाड़ सामान की बारीकी से जांच की। पुलिस टीम ने मौके से कबाड़ से भरे कुल 4 ट्रक जब्त किए हैं। इसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल, हार्वेस्टर के स्क्रैप, जेसीबी, हाइड्रा सहित अन्य भारी मशीनरी भी जब्त की गई। जब्त किए गए कबाड़ की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस अभियान का मकसद अवैध कबाड़ व्यापार पर लगाम लगाना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देना है। अभी तक क्या कुछ जब्त हुआ स्पष्ट नहीं हो पाया है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मसवानी मालाकार। राजनांदगांव में कथित तौर पर धर्मांतरण के मामले को लेकर माहौल तनावपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि धर्मपुरा और नेहरू नगर में हुई कार्रवाई के बाद अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि नेहरू नगर निवासी डेविड चाको द्वारा धर्मपुर गांव में विदेशी फंडिंग से बनाए गए करोड़ों रुपए के चर्च परिसर में आदिवासी बच्चों को गैरकानूनी रूप से रखा गया था। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चों को रेस्क्यू कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC को सौंपा गया है। CWC द्वारा जांच के बाद सभी बच्चों को उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद बच्चों की शिक्षा को लेकर नई चिंता सामने आई है। वहीं नेहरू नगर इलाके में हिंदू संगठनों ने एक निजी मकान में चर्च जैसी संरचना बनाकर प्रार्थना सभा आयोजित करने की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। हालांकि कोई गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया। पुलिस अब पूरे मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण के मामले में अब प्रशासन सख्त है, लेकिन अब ये मामला सिर्फ कानूनी व्यवस्था का नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई और सौहार्द का भी बन गया है। आदिवासी समाज के भवन का निर्माण पिछले 5 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। पुराना भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन नया भवन आज तक बनकर तैयार नहीं हो सका है। इसका सीधा असर दूर दराज से आने वाले आदिवासी समाज के लोगों पर पड़ रहा है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आदिवासी समाज के भवन का निर्माण कार्य पिछले 5 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। साल 2021 में निर्माण एजेंसी द्वारा पुराने भवन को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। नए भवन के निर्माण के लिए नींव तो रख दी गई, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ा ही नहीं। भवन के नहीं होने से आज आदिवासी समाज के लोगों को ठहरने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। समाज के कार्यक्रमों और बैठकों के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन की ओर से पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं, जिसके बाद निर्माण कार्य रुक गया है। सर्व आदिवासी समाज ने भवन निर्माण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की मांग शासन से की है। 5 साल से अधूरे पड़े इस भवन को लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब देखना यहाँ होगा कि शासन कब तक इस दिशा में ठोस कदम उठाता है और आदिवासी समाज को उनका भवन कब तक मिल पाता है। राजधानी रायपुर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ नगर निगम ने एक्शन लिया है। जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसके बाद नगर निगम ने देखिए क्या एक्शन लिया है। रायपुर में कुछ दिन पहले 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का बेहद घिनौना मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने सुबह 6 बजे पहुंचकर आरोपी के अवैध रूप से बनाए गए दुकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। 7 दिन पहले महापौर मीनल चौबे ने मौके पर जाकर नोटिस चस्पा किया था और इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया था। आसपास के स्थानीय लोग इस कार्रवाई का जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की कठोर कार्रवाई ऐसे आरोपियों पर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह घिनौनी कृत्य का दुस्साहस न कर सके। जो दुकान थी इसको तोड़ा गया, उसके बाजू में जो पूरा अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया। खुश तो है, लेकिन अभी और कार्रवाई की जो है वो मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक जो घर है वो भी नहीं टूटता तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। राजधानी रायपुर में साहित्य महोत्सव होने जा रहा है। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि देश भर के जाने माने लेखक, साहित्यकार और कवि शामिल होने वाले हैं। कब कब होगा कार्यक्रम, किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी तक राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में किया जा रहा है। उत्सव में विद्यार्थियों, युवाओं और साहित्य प्रेमियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने विशेष पहल की है। खास बात यह है कि आम जनता के लिए उत्सव स्थल पुरखौती मुक्तांगन जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह बसें
सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित समय सारणी पर चलेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस साहित्य उत्सव में शामिल हो सके। उत्सव में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। पंजीयन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.raipursahityutsav.com में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच 3 दिनों तक महासंग्राम महासाहित्य का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें देश भर के कवि, लेखक और साहित्यकार शामिल होने वाले हैं।